be your dreams. Hello everyone, I am Prachi Hani. I have secured All India rank 28 in UPSC CSE 2025. Earlier I discussed about polity traps, particularly in subjects like polity. So today, focus of this session will be that we all know that predictable questions which are coming in UPSC prelims, especially from static sources, has a limited rule, like the numbers are very less. 30 to 35 questions are there coming from static sources, which you can make by full surety that this has to be the answer. But after that, we always see that there is dichotomy going on between 50-50, especially questions where we need to eliminate some options to arrive at the right one. So in इस process में I have seen क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, बट फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स क्रैक हुआ था एंड दिस वाज माय फर्स्ट मेंस एंड इंटरव्यू. सो आई हैव सीन द स्ट्रगल विच आई हैव डन, जहाँ मेरे 3 टाइम प्रीलिम्स नहीं हो रहा था. सो इट्स लाइक कि जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं उनमें जब हमारी एक्यूरेसी हाई होती है तो हम उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हैं, बट उस थ्रेशोल्ड को और कैसे मैक्सिमाइज करना है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए एंड एक सेफ डिस्टेंस से क्लियर हो, ताकि जो प्रीलिम्स मेंस का टाइम होता है उसके बीच हम इफेक्टिवली पढ़ पाएँ एंड कट ऑफ वाले डिस्कशन से सेल्फ एंशियस भी ना हो. सो आइड से कि मैं अभी आपको शो करूँगी अपने 22, 20, 24, 25 चारों अटेम्प्ट्स के पेपर, और मैं ये बताऊँगी कि कुछ क्वेश्चंस में वेयर वी हैव लिमिटेड नॉलेज, बट कैसे हम वहाँ पे लॉजिक और कॉमन सेंस का यूज़ करके उन क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं, ताकि हमारा अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन प्लस स्कोर मैक्सिमाइजेशन दोनों एस्पेक्ट कवर हो. सो ये मेरा इस अटेम्प्ट का पेपर है 25 का, बट मैं 22 वाले से स्टार्ट करना चाहूँगी ताकि आप देखें कि मैं इनिशियली कैसे उन क्वेश्चंस को गलत करती थी, जो मैं इस अटेम्प्ट तक आते आते मैं सीख गई थी कि मुझे एग्जैक्टली किन चीज़ों पे काम करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सी लॉजिक, इफ़ यू टेल मी कि बाद में लगाना बहुत आसान होता है, उस एग्ज़ाम हॉल में इट्स नॉट फीजिबल एंड पॉसिबल बोथ, बट विथ टाइम विथ प्रैक्टिस जब आप PYQ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे कि यूपीएससी का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है, वो कुछ हिंट्स हर क्वेश्चन में दे रही होती है विच वी मिस्ड आउट. तो इसीलिए यूपीएससी का PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो इसीलिए नहीं क्योंकि हमें PYQs के आंसर्स पता होने चाहिए या पता होना चाहिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है. इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे आता है जहाँ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यूपीएससी इज मेकिंग एनी क्वेश्चन राइट और रॉन्ग. और अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं और हम 50-50 में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे हमने गलत सेलेक्ट किया वो हमने आंसर क्यों चुना, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन भी थी तो वो क्यों थी, प्लस अगर वो जो कुछ हिंट दे रहे हैं वो हिंट हम कैसे डिराइव कर सकें, ताकि अगर सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस आएँ और वैसा ही हिंट हमें मोर और लेस हर पेपर में देखने को मिलता है, तो हम उसको अपने अटेम्प्ट में कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ. सी दिस इज क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो काफ़ी टफ हो सकता है. सी आफ्टर एनालिसिस की हुई चीज़ें हैं, तो इस पे उतना लॉजिक उस टाइम पे आप लगा पाए या नहीं ये नहीं पॉसिबल है. बट जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड एसोसिएशन वाली चीज़ होती है कि अगर कोई वर्ड है हम उसको ब्रेक डाउन करें एंड देखिए कि वो सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रही है, तो वहाँ पे वी कैन सी द राइट आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल धन्य कटका इफ वी सी, तो धान प्लस समथिंग बनता है एंड फिर वी नो कि ये वाला जो एरिया होता है आंध्रा वाला एरिया, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर राइस कल्टिवेशन एंड ऑल. सो यहाँ पे हम प्रोबेबली उस आंसर तक पहुँच सकते हैं, बट ट्रस्ट मी एग्जाम में करना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री. सो मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा चाहूँगी कि आप देखें जिनका करेक्ट होने का एंड वहाँ पे आपका माइंड स्ट्राइक कर जाए उसकी पॉसिबिलिटीज़ आर हायर. सी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं, तो आप हमेशा ये ट्राई कीजिएगा कि जो स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं वो आप की एक्यूरेसी जितनी पॉसिबल हो वो हाई हो. यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब स्टैटिक के क्वेश्चंस गलत होने लग जाते हैं देन क्रैकिंग प्रीलिम्स बिकम अ चैलेंज.
ये वाले क्वेश्चंस दीज आर फ्रॉम स्टैटिक। ये वाला जो क्वेश्चंस है आप देखेंगे कि जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, एंड जो वो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर हैं, वो कई बार हम उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं भी इसको नहीं पढ़ के गई थी उस साल, बट ये एग्जैक्टली बुक से आई हुई चीज़ें हैं। तो ये वाला आप ट्राई कीजिए। जो स्पेक्ट्रम में अपेंडिक्स के पेजेस दिए हुए हैं, स्पेशली आप उन पेजेस को ज़रूर पढ़ के जाएं प्रीलिम्स में, और वहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था और मैं हर साल वहाँ से क्वेश्चंस बना पाई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप वो वाला ज़रूर रेफर करें। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी स्टैटिक इन नेचर है। मैंने पॉलिटी ट्रैप्स में डिस्कस भी किया था कि हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, स्पेशली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। सो प्लीज इसको वेरी केयरफुली लुक फॉरवर्ड। सी क्वेश्चन इज इन एसेंस, व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। मेरा पेपर में ये क्वेश्चन गलत हुआ था, बट जैसे हमें ये देखना चाहिए कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो वाइडर ऑप्शंस हो, हमें हमेशा उनको पिक करना चाहिए। जब हम वाइडर ऑप्शन पिक करेंगे तो जो उसका स्मॉलर सबसेट है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। जैसे हम वेन डायग्राम में पढ़ते हैं, जो स्मॉलर सबसेट्स हैं वो बिगर सेट के अंदर आते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ टिक किया था, बट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। अगर आप फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखेंगे तो वो नेचुरल जस्टिस का पार्ट ही है। सो ऑलवेज ट्राई टू गो विद द ब्रॉडर ऑप्शन अवेलेबल इन द गिवन क्वेश्चन। ओके, ये देखिए PYQ डिराइव्ड क्वेश्चन है 22 या 21, आई एम नॉट श्योर विच एग्जैक्ट ईयर। प्रिजन पे सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, वेदर इट इज मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रोल है जो है PYQ का, कि वहां से अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको आ रही है तो आप उसको स्टैटिक नॉलेज के साथ ऐड करते रहें। वो सिमिलर टोन ऑफ क्वेश्चंस कैन गेट रिपीटेड अगेन। जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन आए स्पेशली, तो ट्राई कीजिए कि सारे ऑप्शंस को आप इक्वली अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं कि आप फर्स्ट ऑप्शन को ही देख के आपको लगेगा कि उसको टिक कर दें। नाउ सी, चीफ पर्पस उन्होंने पूछ रखा है, तो जो कीवर्ड हो उसको प्लीज एकदम अच्छे से हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ये वाला आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये वाली चीजें भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं, ये वाली चीज भी तो होती है। बट व्हेन दे आर आस्किंग चीफ मीन्स utmost importance what is constitution is for, then you will be able to reach at the exact right option provided in the question. See, जो मैं आपको पॉलिटी ट्रैप्स में बता रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हम उनका फंक्शन को नहीं समझ के उसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या अपॉइंटमेंट एज है, क्या रिटायरमेंट एज है, उन सब फैक्ट्स को मेमोराइज करने में लगे रहते हैं। बट वी समहाउ लैक टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट बॉडी हैज बीन मेड इन वेरी फर्स्ट प्लेस। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द बॉडीज विच आर नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन विच यू कैन मेक। बट हम शायद उस वाले थॉट प्रोसेस से पढ़ते नहीं है, तो ये क्वेश्चंस भी हमारे गलत होने लग जाते हैं प्रीलिम्स में, और इन्हीं क्वेश्चंस को गलत करके देन इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक प्रीलिम्स। सी दिस इज वेरी स्टैटिक वाला पार्ट, तो स्टैटिक शुड बी ऑलवेज इन द माइंड कि वो गलत ना हो। फिनेंशियल बिल एंड मनी बिल के ऊपर जो मैंने ट्रैप में डिस्कस किया था कि but a joint sitting becomes necessary for financial bill. So joint sitting is never a necessary provision. If president wants, president can call for joint session, but necessary or mandatory, nothing of this sort has been mentioned neither in the constitution nor in the rules of Lok Sabha. Okay, so be very careful that what are the keywords provided in the question. These are the extreme statements which make any statement wrong or right. Suppose यहाँ पे necessary option नहीं होता तो this statement can become true. Okay? Similarly, scheduled area वाला जो question आया था, we do not focus much on conceptual understanding,
तो ये क्वेश्चन मैंने अपने 23 वाले अटेम्प्ट में गलत किया था, बट सिमिलर क्वेश्चन 25 वाले अटेम्प्ट में आया था. सो आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ PYQ एंड आई अप्लाइड इट देयर. So be very thorough with the mechanisms which are going on in the country. Why scheduled area has been made? What are the tiers at which scheduled areas work? Okay. See, these are very जो मैंने कल आपको बताई थी कि there are very less chances कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो एज इट इज, फिर मेंशन हो तो क्या वो डिफाइन की गई है. सो एक टैबुलर फॉर्म में हमारे पास वो डेटा हो तो हमें हेल्प मिलती है. नाउ इट इज टेलिंग कि Article 335 of Constitution of India defines. So these are the like word which you have to be very careful of. कि Constitution has it only mentioned or it has defined also. Very limited thing has been defined in our Constitution. See, these are the questions जो हमें वहां पे लॉजिकली सोच के बनानी है और इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है. इन क्वेश्चंस को जो हम गलत करते हैं देन वी आर मेकिंग आवरसेल्फ आउट ऑफ द कंपटीशन. सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी अंडरस्टैंड, जो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ी होंगी, कि लेस देन 10% और 5% enrichment में भी we are able to do nuclear fission, fusion, everything. So electricity produce करने के लिए this much is not required. So जो हमने स्टैटिक में चीजें पढ़ी हैं, now इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें कि you have to understand कि वो चीज हमने पढ़ी थी, बट अगर वो दूसरे फॉर्म में पूछ दी गई है तो उसको कैसे सही बनाना है. See now how extreme things. Marsupials can thrive only in montane grassland with no predators. Is it possible that any living organism which is present on this planet will have no predator? Because we all know कि food cycle, food web है हमारा, so everything becomes like एक successive food cycle में चीजें चलती हैं. So कितना ज़्यादा ये extreme statement है दो जगह, only then no predators. तो ये वाली चीजें हैं जो पर्टिकुलरली शायद आपको ना पता हो एग्जाम में कि what marsupials really are. So इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, just read simple English and try to find out कि is it making any logical sense, okay, and you will be able to successfully get 2 marks in these type of questions. And never leave these type of questions. There are very high chances that you will get these questions right. See, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, डेटाबेस, ये सारे कीवर्ड हैं जो मैंने अंडरलाइन किए थे यहाँ पे. नाउ उस वाले अटेम्प्ट में भी मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन सी बॉडी करी है, क्या चीज है, ठीक है. सो बट मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था. अब जितनी चीजें पूछी जाती है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप को सारी चीजें पता हो, बट जो मैंने बोला वर्ड एसोसिएशन, किस बॉडी का क्या फंक्शन है, इफ यू अंडरस्टूड यू विल अराइव एट द राइट आंसर. See, they have talked about invasive species plus database. एंड हमें जानते हैं कि IUCN का एक प्राइमरी रोल है कि वो इंडेंजर्ड, एक्सटेंट, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को वो निकालती है एंड डेटा निकालती है कि अब कितने ये हो गए या अब कितने एक्सटेंट हैं या कितने इंडेंजर्ड में थे, ऐसा वाला, या वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में आ गए. तो आई कॉम्प्लीमेंटेड बोथ दीज लॉजिक्स एंड अराइव्ड कि देयर आर हाईएस्ट चांसेस कि इन दोनों बॉडी में से कोई नहीं कर रहा होगा और IUCN should be the right answer. I went ahead with my logic and it was a correct option. See, in questions में you don't have much choice, especially अगर 1 pair 2 pair आया है. So if you want to take risk, अगर आपको कोई एक भी पता है, you can go, but it should be completely your choice based in examination कि आपको अगर है कि और attempts करने हैं. But अगर sufficient attempt हो गया है तो प्लीज इन क्वेश्चंस में जाके आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा मत करवाइएगा. सी ये एंड यूपीएससी प्रीलिम्स में या किसी भी स्टेज पे आपको कौन सी चीजें कब की पड़ी हुई ध्यान आ जाएं और वो आपका हेल्प कर दे, यू नेवर नो, बीट फ्रॉम मूवीज, वेब सीरीज, और जो आपने कार्टून वगैरह बचपन में देखा होगा. तो मैंने भी ये वैगल डांस किसी बुक में पढ़ा था, वहां से मुझे ये कनेक्ट हो गया तो ये चीज बन गई. तो ऐसा ही हो सकता है कि किसी अटेम्प्ट में आपके कोई और क्वेश्चन आ जाए जो आपको कहीं और आपने पढ़ी या लिखी होंगी. तो हमेशा बी वेरी focused and be very active in exam hall while you are solving the paper. See,
इन क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिकॉज दीज आर द इजिएस्ट क्वेश्चंस टू मेक एंड यूपीएससी इज गिविंग यू लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स की प्लीज टेक योर 2 marks. ठीक है, सम 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 सम, so there are high chances कि in entire diverse biogeography which we have, कहीं पे भी दुनिया में कोई भी एक में अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी होगी एंड इफ एनीबडी कैन गेट दैट एविडेंस, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है ये सारी सही होंगी. सो देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज. सो पॉसिबिलिटीज में ये होंगी और आप देखेंगे कि ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस 25 अटेम्प्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए, 24 अटेम्प्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए. सो इस चीज को आपको फॉलो करना, पीवाईक्यू का यही रोल है, ये समझाने का. यूपीएससी इज इटसेल्फ गिविंग यू हिंट. इफ वी आस्क यू दीज क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी जस्ट लॉजिकल कि देयर कैन बी चांसेस एंड यू विल बी एबल टू अराइव एट द राइट आंसर. See, similar question, एकदम सेम पेपर में एंड यू आर गेटिंग 4 marks. देयर आर हाई चांसेस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सारे सिचुएशन में हो रहे होंगे. अब मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक बताती हूँ. मैंने वहां पे रूल अप्लाई कर दिया बट यहाँ पे मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई पुट एक्स्ट्रा थॉट कि क्या पता if we boil water some microorganisms might be killed. So don't put any like overthinking in the question. If it's possibility in one situation, same possibility will be lying in other situation also. So please go with the higher chances of possibility. See, these are NCERT's question. See, यहाँ पे आप ये बना सकते हो कि जैसे इल्यूमिनाइट एंड ड्यूटाइल, तो आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब के ओर जो हैं काफ़ी फेमस हैं. तो आपने कभी ये सुना नहीं होगा मोस्टली इल्यूमिनाइट एंड ड्यूटाइल. तो उस तरीके से भी आप जा सकते हैं कि ये आई एम सीइंग टाइटेनियम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन के मैं जाता हूँ. तो इवन इफ यू डोंट नो यू कैन टेक दैट वाइज कॉल. सी, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमी क्वेश्चन में कि अगर कोई क्वेश्चन है जो कि टेक्निकली यहाँ पे खत्म हो सकता था बट वी हैव एक्सटेंडेड द स्टेटमेंट बट लगा के, व्हाट इफ लगा के, वाइल लगा के, ताकि वो स्टेटमेंट कोई उसका खास मीनिंग नहीं बन रहा है बट इट्स जस्ट एग्जेजरेटिंग द स्टेटमेंट. तो यू कैन बिकम वेरी कॉशियस एट दैट टाइम, क्योंकि पीवाईक्यूज में भी ये हो रखा है कि स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो सकती थी बट जानबूझ के उसको एग्जेजरेट किया गया. सो दीज आर वो साइंस जहाँ पे आपको एकदम एक्टिव हो जाना है कि नाउ दिस कैन बी अ डेंजर एरिया. सो यहाँ पे मैंने ये गलती की, मैं इस चीज को नहीं समझ पाई बट द सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन 25 वाले अटेम्प्ट में आया और मैंने उसको सही किया. अगेन लर्निंग फ्रॉम पीवाईक्यू. सी, जैसे central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. So इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब plain English जिसको आप गलत कर सकें, because it's a very general statement that central banks feel that अगर वो कुछ monetary policies लेंगे तो उससे downturn in the market can be solved. So every bank takes step, our own RBI takes various measures. तो आप इस हिसाब से करके एक एग्जाम्पल लेके इसको सोच के बना सकते हैं. दीज आर वेरी स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीटली फ्रॉम योर रिसोर्सेज जहां से आप पढ़ रहे होंगे. तो प्लीज यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग. सी, नाउ दीज क्वेश्चंस ये काफी पूछा जाता है यूपीएससी में. स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, मतलब इट्स वेरी हाई चांस कि आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पता नहीं होंगी कि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि जितनी भी चीज़ें आपको पता करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाओ. तो यहाँ पे ही हमें वर्ड एसोसिएशन करना है कि ऐसा क्या होगा. जैसे मतलब समझ आ रहा है कि छोटे फार्मर्स होंगे, वो साथ में आए होंगे, साथ में आके वो कुछ कर रहे होंगे. सो रीड ऑप्शंस. Resettlement of a large number of people uprooted from their countries due to war by large cultivators which they cultivate collectively and share the produce. Okay, can we see? ठीक है. Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural options. तो यहाँ selected will be a red area कि क्या only few crops या chances are high, so we will circle it. Second, many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body. आपको यहीं पे ये चीज कर देनी चाहिए क्योंकि land is like a very huge thing for people
not only in India but across the world. It's a type of financial security for them also. So nobody will want कि वो अपना land surrender कर दें. It's a very extreme statement कि आप farmer को कह रहे हो कि please अपना land surrender कर दो जो सबसे बड़ा asset है उसका. So यहाँ से you can make the statement wrong. Now a company extends loans, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production. Now it's also limiting the scope कि एक पर्टिकुलर कंपनी है हम बस उसके लिए कर रहे हैं. सो इन सब में अगर हम जाएं तो सबसे लॉजिकल ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी लग रहा है, जहां पे हम ये बात कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स. तो स्मॉल से ही यहाँ पे हम कह रहे हैं मेनी मार्जिनल वन थिंग, देन साथ आते हैं एंड फिर वो कुछ चीजें साथ में उपजाते होंगे और जो उसका शेयर होता है वो कलेक्टिवली शेयर करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं शेयर्ड फार्मिंग वाली. तो यही वो चीज है. सो इट्स अ इजी क्वेश्चन विच यू कैन डेफिनेटली मेक राइट इन द एग्जाम हॉल. सी यहाँ पे देखिए intangible investments. So intangible very clear from the meaning कि जो चीजें हमें दिखती नहीं है बट उसका एक अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है और वो बहुत काम आती है. सो लिखा हुआ है कि कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, हाउ मेनी आर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. तो सी इन्वेंट्री जो हमारी होती है उसको तो हम देख सकते हैं. सपोज वी हैव अ बुक शॉप, तो हमें पता होती है कौन से सब्जेक्ट्स की कौन सी बुक है. सो वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन. नाउ ब्रांड रिकॉग्निशन, सपोज कोई ब्रांड है वो कितना हाई है या कितना उसका नाम है, we cannot quantify it, but brand recognition does play a very important role in taking the brand to newer heights. So it will be intangible investment. Okay, intellectual property जो उसकी right होगी, ठीक है. So we cannot have like सामने से देख सकते हैं कि इसका क्या रोल है, but it's a very important asset. अगर आपके पास intellectual property है, nobody can copy your thing. So it's like most important asset for the brand. नाउ मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स. सो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं अल्टीमेटली उससे ही आपकी कंपनी चलेगी, वो ही आपका अल्टीमेटली ब्रांड रिकॉग्निशन भी उसी से आएगा कि कितने क्लाइंट्स हैं. सो दीज आर लाइक वी कैन थिंक कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली उतनी हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं बट उन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज एन इन्वेस्टमेंट. सो दैट विल बी द आंसर. सो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बस विजुअलाइज कर लेना है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है कि अरे ये क्या पूछ दिया, ये तो पढ़े ही नहीं थे. बी वेरी काम एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई द क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड व्हाट्स द एसेंस बिहाइंड आस्किंग क्वेश्चन. सी ऑल्सो होम गार्ड्स. सो होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स. तो जैसे मैंने PYQ का बात बोला आपको कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन होम गार्ड ये सब करती है, आप PYQ से डिराइव कर सकते हो. तो वहाँ के नॉलेज से यू कैन डू दिस. Now, to prevent infiltration on international border, border wing home guards battalions have been raised in some states. Okay, some states, especially border states, can take extra precautions so that our border remains safe. So it's a very probable thing जो हो सकती है. Now, role of home guards is to serve as an auxiliary force to the police in the maintenance of internal security. इसमें तो there is nothing to make this statement wrong. It's a very generalized statement telling the importance of our home guards. So it has to be correct. So जैसे ही हम ये हटाएं नीचे कुछ भी ऑप्शन हो, मे बी 1 पेयर 2 पेयर ही हो, we will be able to derive at the right answer. इनमें से भी जो places in news दे रहे हैं स्पेशली टिगरे काचिन ये दोनों जो एरिया हैं these are PYQ derived. PYQ में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ से you can make these questions right. ये क्वेश्चन 22 में आया था मैच द फॉलोइंग में कि ये कंट्रीज का सही क्या है, तो बस आप वो देख लेते तो उसमें दीज कंट्रीज वेर ऑल्सो मेंशन और वहां पे एक कू वाला ऑप्शन था. तो यहीं से लाइक दिस 10 सेकेंड्स बस आपको ये देखना था ये क्या है एंड यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर. सी इन क्वेश्चंस में जो अभी यहाँ की जो मैंने लर्निंग थी 23 वाले अटेम्प्ट की वो मैंने 25 में अप्लाई करी है. ये हमेशा देयर आर हाई चांसेस कि जब 2-3 स्टेटमेंट होते हैं स्पेशली इन स्पोर्ट्स, सो स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज्ड. तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी थी
कि ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर और ये इसका करेक्ट आंसर एंड दे हैज बीन इंटरचेंज। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 25 अटेम्प्ट में आया एंड विदाउट नोइंग मच अबाउट दैट टॉपिक मैंने यही वाला वहाँ पे जो मैंने पीवाईक्यू के से अंडरस्टैंडिंग सीखी थी वो अप्लाई किया एंड वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। सी ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द एवम इंडस्ट्रीज। Scope of technology is very wide. Maybe today we are not able to do it, but what if after 2 months, after 3 months? So in technology questions, keep your horizon very broad, that anything is possible. We are living in times of technology, so don't put extra brain in all the options that green hydrogen कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्या होगा. Just go with the widest possible option कि okay, steel plants में भी we need electricity, oil refineries में भी, fertilizer plants में भी. So if green hydrogen is able to produce energy in one field, it will be able to produce energy in all the other field. So go with the widest option, that is all three. So these are static questions. Please don't this. I am telling you this thing again and again. But it's important to understand that in static question, your accuracy needs to be very high. See this question. 7th August is declared as the National Handloom Day. Okay. It was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Swadeshi movement we all know कि हम indigenous practices की बात कर रहे थे कि हमें सब कुछ मेड इन इंडिया यूज करनी चाहिए. वी वेंट फॉर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग. सो ये कितना सिमिलर सा क्वेश्चन है कि इसमें इस ऑप्शंस की क्या ब्यूटी होती है कि इसमें आपको एक ही ऑप्शन गलत पता करना है, क्योंकि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है. सो इफ वी आर एबल टू अराइव दैट नहीं, ये तो एक ऑप्शन गलत ही है, सो वो नहीं कर पाएंगे. तो सपोज कि हमें लगता है कि ये ऑप्शन गलत है इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, बट यहाँ क्या लिखा है, लॉन्च्ड ऑन द सेम डे, मीन्स कि यहीं से ये डिराइव है. तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा. सो इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, both statements needs to be correct so that a sense of this statement is maintained. So it's very easy question to make that time. तो आप ऐसा करके सोचिएगा, इस लॉजिकल थिंकिंग से बनाइएगा, सो यू विल बी एबल टू स्कोर हायर मार्क्स. Recently, the United States of America and European Union have launched the Trade and Technology Council. Okay, नहीं पता, मान लेते हैं नहीं पता. Now, USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. In such a globalized world where we are always talking about decentralization of technology and we have many international agreements signed कि हम collectively कैसे काम करें. Is it possible कि दो बहुत बड़े यूनियन आए एंड वो बोले कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल में ला सकते हैं इन सच अ हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड. तो एक कितना ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दैट दे आर ट्राइंग टू डू इट फॉर टेकिंग दीज थिंग्स अंडर देयर कंट्रोल. तो जैसे मैंने कहा कि स्टेटमेंट की ब्यूटी क्या है कि आप अगर एक स्टेटमेंट को गलत कर देंगे तो यू विल बी अराइविंग एट द राइट आंसर. तो जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत किया तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो देयर इज नो नीड कि आपको इस बारे में पता हो. एंड मुझे लगता है कि हर चीज़ पता होना, स्पेशली थिंग्स लाइक दिस, ये बहुत मुश्किल है. बट वहीं पे बैठ के आपको ये सारी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ PYQ डिराइव्ड लॉजिक्स आपको सॉल्व करनी है. सी सेम recently all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration. ये हम जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये इंटरनेशनल कंसेंसस बनाना कि कुछ भी एक चीज़ आई जिसपे सारे लोगों ने एकदम बिना किसी रेसिस्टेंस के साइन कर दिया. ओके, सो इट्स लाइक नियर इम्पॉसिबल. सो ये वाला चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. सो यहाँ पे अगर होता सम कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो इट माइट बी करेक्ट. तो इस चीज़ से हम इसको एटलीस्ट 3 से 2 पे ला सकते हैं. रेस्ट वी कैन सी कि क्या है. जैसे GCMR बाइंडिंग ऑन UN मेंबर कंट्रीज. सो एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट वी साइन, बाइंडिंग वर्ड वेरी रेयरली इट्स यूज्ड. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप कंट्रीज जिनकी डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, आप उन पे कोई इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट लेके आ जाओ. सो नेचुरल जनरली जहाँ पे बाइंडिंग, मैंडेटरी ये सब वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं. सो कीप दिस
minute things in your mind and this will help you in prelims. जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हों, जैसे रशिया यूक्रेन वॉज इन वेरी मच न्यूज़, उनका आप ट्राई कीजिएगा थोड़ा जोग्राफिकल एंगल भी देख लेना का कि वहाँ के आसपास कोई मेजर वाटर बॉडीज है क्या, कोई और फिजिकल फीचर्स है, वो कौन से लैंड बाउंड्रीज से वो करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव इन नेचर, थीम्स आर वेरी रिपीटेटिव एंड ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं. ज्योग्राफी ऑल क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. सो ज्योग्राफी के लिए नथिंग इज बेटर देन 11th-12th का एनसीईआरटी. सो बट डोंट जस्ट रीड इट, जस्ट अंडरस्टैंड एवरी लाइन एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन ये कंप्लीटली आपके नॉलेज का एप्लीकेशन है डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. सी नाउ सेम वो सम वाला जो हमने पैटर्न देखा था वो अब नन वाले पे आ गया. तो इन सम देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम कुछ ना कुछ तो ढूंढ के ही ले आएंगे. सो ऑल थ्री विल बी करेक्ट एंड नाउ नथिंग इज पॉसिबल, नन इज प्रेजेंट, इट्स एक्सट्रीम फॉर्म एंड देयर आर हाई चांसेस कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिल जाएगा. सो यू हैव टू नॉट पुट एनी ब्रेन इन दिस क्वेश्चन एंड अगर नेगेटिव वाला है तो देख लेंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं, उस हिसाब से नन करेंगे, एंड पॉजिटिव वाला है और देख लेंगे यहाँ करेक्ट या नॉट करेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ऑल थ्री करेंगे. नाउ सी वर्ड एसोसिएशन हाउ इट हेल्प्स. वेरी रेयर चांस कि हर किसी को ये पता हो कि एरियल, मेटा, जीनोमिक्स क्या होता है. Now we will break the word. Aerial means something related to air. Now हम ये देखेंगे कि ये सब कुछ एयर की ही बात हम कर रहे हैं. But now meta means क्या? Data. As we talk about metadata, like something big collection of data which we are doing. And genomics means क्या? Where we talk about DNA, जिन चीजों से हम evolution का पता लगा पाए. तो जब हम देख लिया कि यहाँ जीन वगैरह की बात हो रही है तो हम सी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इनसे एज सच कोई जीन या डीएनए की बात नहीं हो रही है. नाउ अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट एंड कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो. More suitable will be this because now we are talking about DNA samples plus collecting data and now it is making both the sense कि हम यहाँ से data collect कर रहे हैं, collection of data and genomics से we can make DNA right. ठीक है. So by this way you will be able to reach at the solution. Similarly microsatellite DNA, जब वहाँ पे भी DNA की बात आई, we are talking about genes, how things have evolved, how species have evolved. So efficacy of drugs no, promoting clonal propagation no, stem cells no, only option which is there like DNA, evolutionary relationships, very easy to make and you will be able to reach at the right answer. Now see, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age, to provide a timeline in a scheme जहाँ पे infants included हैं या women included हैं. So it becomes a challenging thing कि उसको 6 महीने के लिए चाहिए होगा या 1 साल के लिए चाहिए होगा. हो सकता है कि इनिशियली हमारे सारे बच्चों की डिमांड्स अलग अलग हो, नीड अलग अलग हो. सो वी कैन बी वेरी कॉशियस कि यहाँ पे क्या इज इट चांस कि यहाँ पे 2 ही हो, 3 हो या 6 months हो. क्या देयर आर हाई चांसेस कि अगर हम कुछ उसके साथ पर्टिकुलर चीज डाल देते हैं तो वो गलत हो सकती है. मैंने इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को किया था. नाउ सी अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी. सो अनीमिया वी ऑल नो इट्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. हियर दे हैव सेड कैल्शियम, सो वी विल बी कटिंग दिस कि नो इट्स बिकॉज ऑफ आयरन. तो एक स्टेटमेंट हमारा चला गया. नाउ इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. ओके. इट प्रोवाइड्स फॉर periodic deworming. Okay. It addresses non-nutritional causes of anemia. So okay, so we will be reaching at the right answer. Now see, जो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा brain thought process नहीं डालेंगे if we are not exactly aware about the things, especially in technology कि वैसे हो सकती है. For example, ये इन्होंने पूछा एक्सेलरेटोमीटर क्या कर सकता है, तो मैंने इन दोनों को करेक्ट माना बट मैं इस दोनों को विजुअलाइज नहीं कर पाई. सो इफ एक्सेलरेटोमीटर कैन आइडेंटिफाई कार क्रैश, वो फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप को भी कर सकती है, वो टिल्टिंग ऑफ फोन को भी कर सकती है. टेक्नोलॉजी इज देयर, वी कैन ऑलवेज मेक चेंजेस एंड कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड विच हैज अराइजन. सो प्लीज आप इन सब क्वेश्चंस में डोंट पुट योर ओवर थिंकिंग देयर एंड गो विद द broader possible option of possibility. See again, green hydrogen
it can be used, it can be blended, it can be used. Okay, we can make changes as required. So go with all three. Do not put your brain here. Similarly, central bank digital currencies. Again, talking about technology, it is possible to make payment. Huh, we can make changes. A digital currency can be distributed. Yes, even if we put some algorithms, it will work like that. So यही मैंने जो ये लर्निंग है ये फिर मैंने अपने PYQ से सीखी कि मैंने उस समय बहुत ज्यादा थॉट डाल दिया था, पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं, ये हो पाएगा नहीं, तो मैंने इतने इजी क्वेश्चंस गलत कर दिए थे. See, India's public sector healthcare system largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. So जब भी हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर का एक हमारा क्या डिसएडवांटेज रहा है, तो वी ऑलवेज रीड कि वी फोकस मोर ऑन कि बाद में कैसे चीज़ों को हम डील कर सकते हैं, रादर पुटिंग मोर एफर्ट्स कि पहले उनको कैसे बेटर किया जा सकता था. एंड नाउ तो ये हमें पता चल गया कि एक स्टेटमेंट ये है. नाउ सेकेंड, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज. इट्स ऑल्सो ट्रू. ना अब हमें पता चल गया कि एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत नहीं है, तो आवर C&D ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. बट नाउ ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है. सेकेंड एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को. सो सी, स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसीज फॉर हेल्थ. इसीलिए हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्यूरेटिव केयर. इज इट मेकिंग एनी सेंस? No, because every institution which is working has its own share of resources and their constraints. But we cannot say कि since state is doing it, it is problem is this, and if other institution will do it, problem will get solved. So you need to understand that this is not the cause and effect. So both statements are correct, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Again, according to United Nations World Water Development Report, India extracts more than a quarter of world's groundwater withdrawal each year. Okay, can be possible. India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18%. वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि मोर देन अ क्वार्टर करता है एंड स्टिल वी नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर जस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. इट्स सच ए एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट. आर यू एबल टू सी कि जस्ट टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इंडिया ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो चीज ले लेगा. It's very like exaggerated statement. We have other needs also, for example agriculture, industries and सब कुछ, और हम 18% अगर यहीं पर डाल देंगे तो बाकी चीजें कहाँ से हो रही होंगी. So अब हमारा ये चीजें क्लियर हो गई. एक स्टेटमेंट तो हमें ये गलत पता चली गया, तो it's very easy to now arrive at the right answer. So these are the learnings from 23 paper, and now I will show you how I applied my PYQ learnings in my recent attempt in which I qualified prelims and got the rank. So it is my 25 paper. See, these are questions from static modern history. So you cannot afford to make these questions right, no matter which attempt you are in and no matter what are the difficulties provided in the question paper. See these. Lithium, we always read कि there is ABC triangle and उसमें we have Chile. So okay, Botswana is a PYQ question. So यहाँ से हम इसको cater कर सकते हैं. And Indonesia भी. So at least we are down to 2 options कि ये तो सही है. And now if we are like on 50-50, you should take the risk. Okay. And it's very important to understand also कि क्या चीजें हमें छोड़ देनी है. For example, मैं इसमें से कुछ भी eliminate नहीं कर पा रही थी. I was not able to do any questions. मेरे पास कोई hint नहीं था. थोड़ी बहुत चीजें मुझे इसके बारे में पता थी, but I was not very sure. So I just completely crossed this question कि जब मैं सेकेंड राउंड पे आ रही हूँगी फिर भी मैं इस क्वेश्चन को देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगी भी नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस ऑल्सो कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है जिसमें आपके पास कोई भी स्कोप नहीं है. एंड डोंट जस्ट डू एनीथिंग बाय एनी तुक्का और एनी लॉजिक, मतलब जो सुटेबल नहीं हो रही है वहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल गेट मोर नेगेटिव मार्क्स देन. See, इन क्वेश्चंस को देख के प्लीज डोंट गेट बॉदर्ड एट ऑल इन द पेपर
बिकॉज ये काफी स्टैटिक क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गिवन. नाउ दे आर आस्किंग रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. We all know what are the formulas for this and we understand the theory also. Just now these theories have been put in numbers. So why to get fear of these questions? Just solve everything. We all know what is primary deficit. We all know these things. So it's a very easy question to make only if you will keep your mind calm and composed. Learning again. International Bank for Reconstruction and Development. It works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. We know there are other mechanisms also. बहुत सारी institutions हैं, ABD हैं, then we have World Bank, then we have IMF, जो अलग अलग तरह के soft loans, grants सब कुछ provide करती हैं developing and underdeveloped countries. So it's a very extreme statement that single-handedly is helping developing countries to reduce. So जैसे ही हम option 2 हटाएंगे, so हम देखेंगे कि 3 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही चले गए and we are getting option C correct and you will be able to get 2 marks. See, some rare earth elements are used in the manufacture of flat television. Some rare earth elements, तो इसमें से तो कोई possibility नहीं है कि हम as a statement इसको गलत कर पाएं. यही PYQ की लर्निंग है जो अभी हमने देखा था उस पेपर में, सम वाला क्वेश्चन. Now everything boils down to कि क्या ये इसको explain कर रहा है. Now we see कि rare earth की phosphorescent properties होती हैं. We all know कि जो आप उसमें लाइटिंग वाला जो एबिलिटी होता है and that is used in television and computer. We are all aware. So this is such a easy question and you don't even need to know the details कि rare earth elements में exactly क्या है, television के पीछे का mechanism क्या है. Just by simple logic you will be able to do these questions. Similarly, Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future ready railway system by 2028. Is it possible कि हम इतने पास का टाइम फ्रेम रखें एंड आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इशू टॉपिक पढ़ा होगा पेपर 3 में, सो वी नीड रेलवेज देयर कि उसके अभी कितने अपने चैलेंजेस हैं एंड उन चैलेंजेस के बीच इज इट फीजिबल कि हम 2028 तक ही वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें. सो इट्स अ वेरी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट. तो जैसे ही हम पॉइंट 1 को गलत करेंगे 1 एंड यू विल बी अच्छा ये भी देख लीजिएगा नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है. सो इसको काट दिया, ठीक है. Now cover system consists of RFID tags fitted on track in station section. We all know कि कवच इज अ टेक्नोलॉजी जिससे हम कोलिजन को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं. सो ओके इट विल बी यूजिंग, तो इट्स राइट, ठीक है. अब जैसे ही 3 राइट हुआ, हमें नॉट करेक्ट पूछना है, तो ये 3 ऑप्शन हट गए एंड नाउ वी आर एट राइट आंसर विच इज ए. द क्वेश्चंस लाइक पॉलिटी एंड ऑल ऑलवेज ट्राई कि जो आपका बेस स्टार्टिंग नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग हो और उससे ही ये क्वेश्चंस को आप एकदम परफेक्टली हाई एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं. अगेन PYQ डिराइव्ड क्वेश्चन जहां भी नो कि माइनर मिनरल्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक रूल्स. नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स. जैसे ये नो पावर आया we will be cutting this because we know from our PYQ and our static both कि माइनर मिनरल्स का पार्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ. जैसे ही एक क्वेश्चन को हमने काटा we will be at right answer. Now be very careful in polity वाला क्वेश्चन कि जो एक्सट्रीम वर्ड भी होते हैं any, never, there are high chances कि वो करेक्ट है because things have been made in that function कि वो majority of the situations में काम कर जाए. इसीलिए be very careful with extreme words in polity particularly. There are high chances कि उधर extreme word भी करेक्ट होंगे. See, similarly यहाँ पे दिया गया है whether it is explicitly mentioned or implicitly mention है या नहीं. So ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है. So be very careful with these words in polity. आपने देखा था scheduled area वाला क्वेश्चन, वहां पे मैंने गलती करी थी, फिर उस गलती से अंडरस्टैंड करके how scheduled area function, this question will be, you will be able to arrive at the right answer in this question. See, जैसे बीम स्टिक वगैरह है तो कुछ क्वेश्चन का आपको कितने वो मेंबर्स हैं और ये है ये चीज़ों पे प्लीज जस्ट बिफोर प्रीलिम्स अ वीक बिफोर और 10 कुछ जो फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू मैपिंग, रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि यू गेट कंफ्यूज्ड है बिकॉज कंट्री के नाम तो दिए ही नहीं है तो गिनने में कि पता नहीं ये था कि नहीं. तो कॉन्टिन्यूअस रिवीजन विल मेक योर वर्क इजी.
सी गगन, नाउ दे आर आस्किंग अगेन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। तो जो लर्निंग हमने वहां से सीखी थी कि इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी, यस, क्योंकि वो ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी है नेविगेशन वाला, तो इट विल हेल्प, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी। तो यहीं से तो ये आ रहा है, हायर एक्यूरेसी है तो विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ सी इफ वी हैव मेड सम टेक्नोलॉजी जो जीपीएस से चल रही है, so why in transportation we can use in different sectors, so don't limit yourself, जो मैंने बोला था widening the horizon। तो जैसे ही हम यहाँ पे only करके कि there can be, यहाँ पे भी आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो सकता था, it will provide benefits only in aviation, but what if ये सब लगा के exaggerate करके गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया। एंड दीज आर द हिंट्स विच यू हैव टू टेक फ्रॉम द PYQs एंड हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो ये जैसे ही 3 वाला रिमूव किया वी विल बी अराइविंग एट 1 and 2 ओनली। ब्रिक्स वाला, सो जो फेमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, बीमस्टेक, ब्रिक्स, SCO, SAARC, G20, G7, WTO, UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके आप थोड़े देख लीजिएगा उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, मेंबर्स कैसे हैं, क्या मैंडेट है। नाउ सी जो वहाँ पे स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन का मैंने 23 में लर्निंग बताया था कि वहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज कर दिया था, सेम खो खो वर्ल्ड कप में मेन का विमेन, विमेन का मेन कर दिया। जस्ट PYQ की लर्निंग मुझे नहीं पता थी कि ये ऐसा भी कुछ है, वहाँ उठा के डाला, ट्रस्ट किया कि जो हिंट यूपीएससी ने हमें खुद दिया है, देयर आर चांसेस कि इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेटमेंट्स इज पॉसिबल, आई जस्ट अप्लाइड एंड आई वाज एबल टू अराइव एट द ऑप्शन। क्योंकि जैसे ही हम ये देखेंगे कि, और एक हिंट ये भी है कि 1 ओनली का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो अगर हम हटाते भी हैं तो वी विल बी अराइविंग एट राइट आंसर। अगेन India has joined Mineral Security Partnership as a member. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. We also know that in India we face a crunch of mineral, so we import many things like आपने देखा होगा lithium ही जैसे हो गया, cobalt, nickel, everything. So we are self-sustainable in very limited minerals. So how is it possible कि especially in terms of critical minerals जो इतना ज़्यादा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन का भी जो बेस है उसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो, सो सच अ वाइड एंड एग्जेजरेटेड थिंग। सो ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ये जैसे ही देखा 2 2 2 काटा एंड वी विल बी अराइविंग एट 1 and 3। अभी इस साल से 25 से दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 ऑप्शंस। सो क्योंकि ये नया पैटर्न है तो जब आप इस अटेम्प्ट में दे रहे हो तो स्पेशली पहले ये ट्राई कीजिएगा कि हर स्टेटमेंट में वो पूछना क्या चाहते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, क्योंकि स्टेटमेंट 1 के गलत होने का चांस आप देखिए इसमें नहीं है। डी वाला जो है नीदर स्टेटमेंट 2 नॉट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, मीन्स हमें हर समय ये तो मान के चलना है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू लुक फॉर 2 and 3 वेदर इट इज एक्सप्लेनिंग और नॉट। सो फर्स्ट गेट एक्वेंटेड विथ व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क इन दीज क्वेश्चंस एंड देन सी कि क्या हम एक क्वेश्चन को भी क्योंकि अगर हम एक भी स्टेटमेंट गलत कर पाते हैं, सो 1 easy option is there, only one of the statements 2 and 3 is correct and that explain, even हमें ये भी नहीं बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। so you will be arriving at right answer very easily on these type of questions. see again यहाँ पे सारे एक्सट्रीम वर्ड हैं, बट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम कोई ऐसा एक्सट्रीम वर्ड है जिसको हटा सकते हैं कि बहुत ज्यादा वो है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn the small investors about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. We all know SEBI is the body which we have in India which deals with all these markets. तो अगर कुछ भी नहीं होगा एंड यहाँ हम कह रहे हैं कि इंडिया स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट रेट हांगकांग के साथ ही, तो जब इतना बड़ा कोई चीज हो गया है तो देयर नीड टू बी अ रेगुलेटरी बॉडी, कुछ तो बनाया ही होगा हमने किसी भी स्टेज पे, बड़ा नहीं है तो कुछ छोटा भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न करने के लिए भी नहीं बनाया। इट्स सच एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो जैसे ही हम 3 को काटेंगे वी विल बी अराइविंग एट आर राइट आंसर। सो ऑलवेज ट्राई कि तीनों ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्शंस आर एवरीवेयर इन दिस क्वेश्चन। अगेन विच आई टोल्ड, ज्योग्राफी NCERT is the source, but you need to be very practical with the things you are reading, totally knowledge application questions. See, in the context of effect of water on rocks,
chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable rock. तो इससे हमें तो ये पता है इस 3 स्टेटमेंट वाले से, स्टेटमेंट 1 तो गलत नहीं होने वाला है. नाउ chalk is porous and hence can absorb water. ओके क्योंकि उन्होंने permeable बता दिया है तो ये हो रहा होगा. अब ना यहाँ पे इन्होंने बोला है क्वाइट एंड इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल. उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इट्स नॉट परमिएबल एट ऑल. तो अगर हम ये बोलते नॉट एट ऑल तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट क्योंकि स्टेटमेंट 1 हर सिचुएशन में ही सही है तो दिस नीड्स टू बी रॉन्ग. तो जैसे ही स्टेटमेंट 3 हम रॉन्ग करेंगे वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट only one of the statements 2 and 3 is correct and that explains statement 1. See now, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, it is important for upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals. Then it is initiated to promote indigenous cattle. Like you just have to read these questions and very positive looking statement schemes है which we are targeting कि हम अपने फार्मर्स के लिए अपना जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर है और उसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, फार्मर्स को और कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो कितना इजी है ये क्वेश्चन, बट वहाँ पे फिर हमें ये नहीं सोचना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में पता नहीं क्या है. ठीक है, सो जस्ट यू हैव टू रीड स्टेटमेंट पेशेंटली एंड यू विल बी अराइविंग एट द राइट आंसर्स. अगेन PYQ डायरेक्टली टेकन फ्रॉम PYQ, वेरी इजी क्वेश्चन. सी नाउ दिस क्वेश्चन, Who among the following led a successful military campaign? मिलिट्री कैंपेन की हम बात कर रहे हैं. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि चोला एम्पायर जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल सी एक्सपेडिशंस करता था. एंड हमारे उस टाइम पे जावा, सुमात्रा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके साथ रिलेशनशिप कितने अच्छे हो गए थे. सो आपका जो हिंट है वो है भी नहीं. सी हाउ UPSC गिव्स यू हिंट. वो चाहता तो सिर्फ रूलर्स के नाम दे सकते थे. वाई देयर इज नीड टू मेंशन देयर डायनेस्टी और किंगडम्स, क्योंकि वो आपको ये हिंट देना चाह रहा था कि चोला वाज द किंगडम व्हिच वाज डूइंग ऑल दिस थिंग. तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस वाज योर रियल हिंट. सो प्लीज अंडरस्टैंड जो मैंने बोला कि व्हाई UPSC इज फ्रेमिंग एनी क्वेश्चन इन दैट वे एंड नॉट अदर वे. because your UPSC itself is trying to give you hint. You just have to pick those hints and arrive at the right answer. Again, technology question, alternative powertrain vehicles, high possibility we can do with everything. Again, extreme statement, all types of UAVs can do. क्या पता कोई नहीं कर रहा हो. All type, even if we are able to get one such thing, तो ये entire statement wrong हो जाएगा. So इसीलिए don't put brain, just go कि नहीं ऐसा possible नहीं है. There can always be some chances कि statement गलत हो जाए. Similarly, how many of them can be used? जो आपने some और no वाला, see same ही पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए. So ऐसे ही क्वेश्चन जो PYQ डिराइव्ड हैं ये आपको सेम पेपर में एटलीस्ट 10 तो मिल ही जा रहे हैं. सी सेम वर्ड एसोसिएशन से हम ट्राई करेंगे देखने का कि नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. सो एशिया एंड पैसिफिक काफ़ी ब्रॉड टर्म है. एज वी ऑल नो कि NDB ब्रिक्स लेड बैंक है तो मोस्टली पहले ट्राई करता है कि ब्रिक्स में जो मेंबर है उनको फाइनेंसिंग किया जाए. IBRD थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ज़्यादा है. अब नो नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक. सो ऐसा बॉडी होना चाहिए जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा मनी पावर है ताकि वो ज़्यादा कंट्रीज को केटर कर पाए. यू ऑल नो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वी हैव मोर मेंबर्स, वी हैव मॉनेटरीली हाईली कैपेबल स्टेट्स लाइक जापान, US ऑल्सो देयर. इट्स हाई चांसेस कि हम ये वाले ऑप्शन के साथ जाएं. अगेन वाइडर ऑप्शन. सो जो भी मैंने गलतियाँ की थी अपने पेपर्स में उसको मैंने कैसे सही किया 25 वाले मेरे पेपर में मैंने वो आपको सॉल्व करके दिखाया. एंड यू कैन सी एवरी ईयर देयर विल बी क्वेश्चंस विच आर PYQ ओरिजिन एंड PYQ के हिंट्स का यूज करके हम बना सकते हैं. एंड इवन इफ यू विल बी एबल टू गेट 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन दोज पैटर्न. अगर हम वहाँ पे 10 क्वेश्चंस भी सही करते हैं तो वी आर गेटिंग 20 मार्क्स which is very huge when we talk about prelims. So ठीक है. So if you ask me कि prelims के लिए क्या ही चीज़ है एकदम सर्टेन हो जाए सिलेक्शन, तो स्टार्ट फर्स्ट विल बी कि स्टार्टिंग में आपका रिवीजन बहुत हाई होना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ताकि जब ऑप्शन सामने में आए सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट. सेकेंड, जो PYQ लेड हमारे हिंट्स हैं, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, जो नॉलेज है
उसको प्लीज अच्छे से यूज कीजिए, बार बार उसको देखिए, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझिए, एंड 20 मार्क्स का एज इज वेरी बिग एज, ठीक है। थर्ड, जहां पे भी 50-50 वाला क्वेश्चंस आए वहां पे ट्राई कीजिए कि इफ यू हैव बॉइल्ड डाउन टू 2 ऑप्शंस, जस्ट गो विथ एनी ऑफ द ऑप्शंस, ताकि आपके अटेम्प्ट्स बढ़ सके। एंड अगर आपके एक्यूरेसी की इशू है तो अटेम्प्ट्स बढ़ाने से ही देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे आप मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। एंड कुछ भी, एंड देयर विल बी वेरी लेस चांस कि बहुत सारी चीजें, जैसे यही ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी लेस चांस कि किसी ने भी ये पूरा नाम सुना हो, बट वहां पे कामली काम और कंपोज मेंटेन करके उसको पढ़ना है, उसको वर्ड एसोसिएशन ट्राई करना है, जो मैंने एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस पे करके दिखाई दिया कि वो चीज कैसे होगी, एंड यू विल बी एबल टू अराइव एट द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज CSAT। सी व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन माय 4 years जर्नी कि CSAT में वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ पिकिंग द राइट क्वेश्चंस. If we have learned how to pick right questions, CSAT will never be a hurdle. There are 80 questions and qualifying marks has been provided 67. So all questions are not given in the paper to solve. तो what I used to do कि मैं क्या करती थी, 10-12 साल का CSAT का क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गई थी और वहाँ पे देखा था कि there are some areas which are highly repetitive in nature, like number system, percentage, profit and loss. If we talk about quant, सो उन एरियाज के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल वो रिपीट हो रहा है कि यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, HCF, LCM, तो वो आपके करेक्ट होने चाहिए अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई कर रहे हो तो। सेकेंड, जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी फिक्स पैटर्न है, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जब आप ये राइट क्वेश्चंस पिक करना सीख जाएंगे ना, तो 10 to 12 ईयर्स का PYQ उठाइए एंड उस पर जस्ट डू इनिशियल प्रैक्टिस कि मैं ये क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि आई विल बी एबल टू मेक इट, और ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा। सो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो यू विल फाइंड कि आप 50 to 55 क्वेश्चंस किसी भी पेपर में निकाल पा रहे हैं जो आप बना लेंगे। सो जस्ट लीव ऑल द अदर क्वेश्चंस। सो जब आप बाकी 80 में से 55 क्वेश्चंस हटा दिए, सो योर फोकस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दोज 55 क्वेश्चंस, एंड फिर आपकी एक्यूरेसी मैथ्स में हाई हो जाएगी। सो ऑल क्वेश्चंस इन CSAT आर नॉट देयर सो दैट यू कैन मेक इट। सो पिक क्वेश्चंस वाइजली, PYQ वाला अप्रोच अपनाइए। आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव अप्रोच कि आपको देख के पता लगना चाहिए ये क्वेश्चंस मैं नहीं बनाऊंगी, एंड उससे क्या होगा, जब आप सेकेंड राउंड में क्वेश्चंस बनाने का भी देख रहे होंगे तो आप उन क्वेश्चंस पे एफर्ट डालेंगे जो आपको लगता है आपका कंफर्ट एरिया है, और उस क्वेश्चन को जिसने आपने कार्ड दिया है उसको पढ़ने में भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो यू विल सेव time also. So CSAT का ये मेरा simple approach था, and I was able to clear CSAT by this approach only each time. So you can also have this approach, and last time पे जो important formulas वगैरह होते हैं उनको revise कीजिए, and please try कीजिएगा CSAT की वजह से attempt cost ना करें, because we already know कि उसका तो एक हमें पहले से भी पता है कितने मार्क्स हैं। So always try कि हम उस threshold को के बाहर आ पाए, and प्लीज लास्ट के समय पे बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने जो पढ़ा है उससे ही सारी चीज़ें आएंगी। स्टैटिक का मैक्सिमम रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स के उसमें मत जाइए कि ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था। जितना पढ़ा जस्ट ट्रस्ट डैट कि अगर क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपने एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप की और जो नॉलेज है उससे ही बन जाएगा। एंड लास्ट के समय में थोड़ा सा मैपिंग वगैरह का रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर शुरू से भी वो चीज़ें करेंगे तो शायद वो मेमोरी में वो ना रहे, बट अगर आप लास्ट टाइम पे करेंगे तो इट विल बी वेरी फ्रेश। एंड अल्टीमेटली प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन, ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट एलिमिनेट कि ऐसा तो नहीं था, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस अप्रोच से आप करें, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। मे यू ऑल सक्सीड इन अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड यू गेट chance to write mains examination. Again, wishing you all a very best, and thank you everybody. Be your dreams.